नमस्कार। आज हम एक ऐसी आवाज के सफर पर निकल रहे हैं। एक आवाज जो दशकों तक भारतीय संगीत पर छाई रही। एक आवाज जिसे सुनते हुए न जाने कितनी पीढ़ियां बड़ी हुई। हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर की। लता जी की, जिन्हें हम सब भारत की कोकिला भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो आज हमारे पास जो जानकारी है वो लता जी के जीवन और उनके करियर पर आधारित एक, कह सकते हैं, संक्षिप्त वीडियो स्क्रिप्ट का सारांश है। अच्छा। तो हमारा काम होगा कि इस जानकारी को थोड़ा खोलें, इसके मुख्य बिंदु समझें और देखें कि इस छोटे से विवरण में उनकी इतनी बड़ी यात्रा और विरासत के कौन से पहलू सामने आते हैं। और ये यात्रा वाकई असाधारण थी। मतलब 7 दशक। 7 दशक से भी ज्यादा, सोचिए जरा। हाँ, ये सोचना ही कमाल है। कैसे कोई एक आवाज, सिर्फ एक आवाज, करोड़ों लोगों की इतनी सारी भावनाएं, खुशी, दुख, प्यार, देश प्रेम, सबका माध्यम बन सकती है। सही बात है। स्रोत हमें इसकी क्या झलक देता है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, स्रोत शुरुआत करता है उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से। ठीक है। जन्म हुआ 28 सितंबर 1929 इंदौर में, और परिवार ऐसा था जहां संगीत रचा बसा था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर, वो खुद एक जाने माने शास्त्रीय गायक थे, थिएटर आर्टिस्ट भी थे, और वही लता जी के पहले गुरु भी बने। अच्छा, पिता ही पहले गुरु। हाँ, तो संगीत की तालीम तो घर पर ही शुरू हो गई थी। ये जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। जाहिर है। वो शास्त्रीय संगीत की जो नींव पड़ी, शायद उसी ने उनकी आवाज को वो मजबूती दी, वो लचीलापन दिया। बिल्कुल, जो बाद में उनके प्लेबैक सिंगिंग में देखा। हाँ, लेकिन स्रोत एक और बहुत अहम मोड़ का जिक्र करता है जो बहुत छोटी उम्र में आया। हाँ, और वो शायद उनके जीवन का एक बहुत ही निर्णायक पल था। क्या था वो? स्रोत बताता है कि जब लता जी सिर्फ 13 साल की थीं। सिर्फ 13 की? हाँ, सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया। और अचानक से पूरे घर की जिम्मेदारी वो उन पर आ गई। 13 साल की उम्र में? जी। उस वक्त, जैसा स्रोत बताता है, उन्होंने गाना या अभिनय मनोरंजन के लिए नहीं शुरू किया, बल्कि परिवार को संभालने के लिए, गुजारा चलाने के लिए। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बोझ? ये सिर्फ उनके एक महान गायिका होने से परे है। ये उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। उनकी दृढ़ता, उनका संकल्प। क्या स्रोत इस बात पर थोड़ी और रोशनी डालता है कि ये जो शुरुआती संघर्ष था, उसने उनके करियर पर क्या असर डाला? देखिए, स्रोत सीधे सीधे विश्लेषण तो नहीं करता, पर यह तथ्य सामने रखकर इशारा जरूर करता है। ये दिखाता है कि उनके लिए संगीत सिर्फ कला या शौक नहीं था, शुरू में जरूरत थी। हाँ, ये उनकी जिम्मेदारी थी, उनका कर्तव्य बन गया था। तो शायद वो जो अनुशासन था, वो समर्पण था, उसी ने उनके इतने लंबे और अथक करियर की नींव रखी। काम जीने की जरूरत बन जाए तो उसको करने का नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल, वो गंभीरता शायद उनमें बहुत पहले आ गई थी। ये एक दिलचस्प पहलू है। तो इस पृष्ठभूमि के साथ वो भारतीय सिनेमा में कैसे आईं? उनका उदय कैसे हुआ? स्रोत क्या बताता है? स्रोत के मुताबिक उनकी आवाज ने बहुत ही जल्दी हिंदी सिनेमा में अपनी एक खास जगह बना ली। वो प्लेबैक सिंगिंग का पर्याय बन गई एक तरह से। हाँ। और यहाँ स्रोत उनकी यात्रा की लंबाई दिखाने के लिए 2 गानों का उदाहरण देता है। एक 1949 की फिल्म महल का गाना, आएगा आने वाला। हाँ वही, आएगा आने वाला। और दूसरा गाना 2007 की फिल्म वीर ज़ारा का, तेरे लिए। आएगा आने वाला, ये तो वो गाना है जिसने उन्हें पहली बड़ी पहचान दी थी, सही है ना? बिल्कुल, रातों रात सनसनी बन गया था वो गाना। हाँ, एक रहस्यमयी आवाज। कहते हैं पर्दे पर जो अभिनेत्री थी, उनसे ज्यादा ध्यान तो आवाज खींच रही थी। सही बात है। और फिर देखिए, लगभग 6 दशक बाद तेरे लिए अपने आप में कमाल है ना? लेकिन स्रोत सिर्फ इन 2 गानों का जिक्र करके क्या ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी आवाज बदली नहीं, या कि वो समय के साथ ढलती गई? क्या कहता है स्रोत? स्रोत यहाँ बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं देता, पर ये 2 उदाहरण चुनकर एक बड़ा कैनवस जरूर दिखाता है। देखिए, आएगा आने वाला में एक युवा, ताजी पर थोड़ी रहस्यमयी सी आवाज है उस दौर के संगीत के हिसाब से। हाँ। वहीं तेरे लिए में वही आवाज है, लेकिन उसमें एक परिपक्वता है, ठहराव है, एक अलग किस्म की मिठास है। हाँ, वो महसूस होती है, जो 21वीं सदी के संगीत संयोजन के साथ भी कितनी खूबसूरती से मिल जाती है। तो ये दिखाता है कि उनकी जो मूल आवाज की गुणवत्ता थी, वो तो रही, वो बरकरार रही। हाँ, पर उन्होंने अलग अलग दौर के संगीत निर्देशकों के साथ, अलग अलग शैलियों के साथ खुद को ढाला भी। उनकी आवाज समय के साथ विकसित हुई, रुकी नहीं रही। तो ये सिर्फ एक लंबा करियर नहीं था, ये लगातार प्रासंगिक बने रहने की क्षमता भी थी।
बिल्कुल, अडेप्टेबिलिटी जिसे कहते हैं। और ये प्रासंगिकता सिर्फ हिंदी सिनेमा तक ही नहीं थी, जैसा कि स्रोत इशारा करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत एक सच में चौंकाने वाला आंकड़ा देता है। क्या? 36 से ज्यादा भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने। 30,000? क्या ये आंकड़ा सही है? स्रोत तो यही बताता है। 30,000 से ज्यादा, ये संख्या मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ यार, 30,000 गाने। इसका मतलब है औसतन रोज एक गाना, कई दशकों तक। सोचिए जरा। इस पर तो रुककर सोचना चाहिए, किस स्तर का समर्पण होगा, अनुशासन और शारीरिक मानसिक सहन शक्ति की मांग करता होगा। सही कहा, ये सिर्फ प्रतिभा की बात नहीं है, ये अथक परिश्रम की कहानी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ गाना नहीं है, ये अलग अलग भाषाओं के उच्चारण, उनके भाव, उनकी बारीकियां, सबको समझना और अपनाना, ये उनकी कला की व्यापकता दिखाता है। क्या बात है। और इसी असाधारण योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाना गया, सराहा गया। स्रोत उनके कुछ मुख्य सम्मानों का जिक्र करता है। हाँ, जैसे कि भारत रत्न, जो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके अलावा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी। ये पुरस्कार उनके कद को सही मायने में दर्शाते हैं। भारत रत्न मिलना ये किसी भी कलाकार के लिए शिखर होता है। बिल्कुल। लेकिन लता मंगेशकर की पहचान सिर्फ एक महान और सम्मानित गायिका तक ही सीमित नहीं रही, वो उससे कहीं आगे बढ़कर एक राष्ट्रीय प्रतीक भी बनी। हाँ। और स्रोत में इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है। आप ए मेरे वतन के लोगों की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उसी गीत का जिक्र। स्रोत बताता है कि ये गाना 1962 के भारत चीन युद्ध के शहीदों की याद में लिखा गया था। और जब लता जी ने इसे 1963 में गाया, दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एक कार्यक्रम था। तो कहते हैं कि मंच पर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, हाँ, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल माना जाता है। नेहरू जी का भावुक होना तो एक बात है, लेकिन उस गीत ने पूरे देश पर जो असर डाला, वो अभूतपूर्व था। सही बात है। स्रोत इसे सीधे तौर पर नहीं कहता, पर ऐसा लगता है जैसे वो गीत भारत का एक भावनात्मक राष्ट्रगान जैसा बन गया है। ऐसा क्या था लता जी की आवाज में या उस प्रस्तुति में कि वो इतना गहरा असर कर गया? स्रोत देखिए घटना का जिक्र करता है, उसके विश्लेषण का नहीं। हाँ। पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। वो समय ऐसा था, देश युद्ध के बाद एक बहुत ही भावनात्मक दौर से गुजर रहा था। हाँ, माहौल गमगीन था। बिल्कुल। और कवि प्रदीप के लिखे बोल वो इतने मार्मिक थे। ऐसे में लता जी की आवाज, जिसमें एक अद्भुत सी निर्मलता थी और दर्द को व्यक्त करने की एक असाधारण क्षमता, सही कहा। उसने उन शब्दों को जैसे जीवंत कर दिया। उनकी आवाज ने करोड़ों भारतीयों की पीड़ा को, उनके गर्व को, उनके संकल्प को एक आवाज दे दी। एक सामूहिक अभिव्यक्ति। हाँ, वो सिर्फ एक गाना नहीं रह गया था, वो उस वक्त की राष्ट्रीय भावना का स्वर बन गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक कलाकार और उसकी कला, खासकर संगीत, वो राष्ट्रीय मनोदशा को दिखा भी सकती है और उस पर असर भी डाल सकती है। बिल्कुल। ये लता मंगेशकर की विरासत का एक बहुत अहम हिस्सा है। सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि राष्ट्र के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाना। हाँ, और ये जुड़ाव उनकी पूरी यात्रा में दिखता है। उनकी आवाज हर खुशी, हर गम, हर मौके का हिस्सा बन गई। लोरी हो, प्यार का गीत हो, विरह का हो या भजन हो, हर रंग को छुआ उन्होंने, भारतीय जीवन के हर पहलू को। और फिर स्रोत हमें उनके जीवन के अंतिम पड़ाव पर लाता है। 6 फरवरी 2022 उनका निधन हुआ। एक युग का अंत हुआ। हाँ। लेकिन स्रोत तुरंत ये भी कहता है कि उनकी आवाज अमर है। उनकी विरासत को शाश्वत आवाज कहा गया है, इटर्नल वॉइस। हाँ, इटर्नल वॉइस। इस शब्द शाश्वत का क्या मतलब निकाला जाए यहाँ? ये एक गहरा शब्द है। स्रोत के संदर्भ में अगर देखें तो शाश्वत का मतलब शायद ये है कि उनकी आवाज समय की सीमाओं से परे है। मतलब भले ही वो शारीरिक रूप से आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके वो हजारों गाने वो तो हमेशा सुने जाएंगे। हाँ, वो तो रहेंगे। उनकी आवाज रिकॉर्डिंग्स के जरिए जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहेगी। ये सिर्फ गानों की संख्या की बात नहीं है, बल्कि उन गानों में जो भावनाएं हैं, प्रेम, पीड़ा, आशा, भक्ति, वो शाश्वत है। अच्छा, तो भावनाएं शाश्वत हैं? हाँ, और जब तक ये भावनाएं इंसान के जीवन का हिस्सा है, तब तक उनकी आवाज भी प्रासंगिक रहेगी। इसीलिए शायद शाश्वत। तो उनकी विरासत सिर्फ उनके गाने नहीं है, हाँ, बल्कि उन गानों के जरिए उन्होंने जो श्रोताओं के साथ एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनाया,
वो है। स्रोत के अंत में कहा गया है कि उनकी आवाज लोगों के दिलों में और भारत की आत्मा में हमेशा जिंदा रहेगी। ये वाक्य शायद उनकी पूरी विरासत का सार है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी जानकारी को जो स्रोत ने दी है समेटें, तो कुछ मुख्य बातें साफ उभरती हैं। जैसे कि 7 दशकों से ज्यादा सक्रिय रहना और टॉप पर बने रहना। दूसरा, उनका विशाल काम, 30,000 से ज्यादा गाने, 36 से ज्यादा भाषाएं, ये उनकी प्रतिभा और मेहनत दोनों का सबूत है। सही। तीसरा, गुणवत्ता और अनुकूलन क्षमता, मतलब शास्त्रीय आधार से शुरू करके समय के साथ बदलती संगीत शैलियों में ढल जाना। हाँ, ये बहुत जरूरी था। चौथा, राष्ट्रीय सम्मान, भारत रत्न जैसे सर्वोच्च पुरस्कार मिलना। बिल्कुल। पांचवा, वो भावनात्मक जुड़ाव, ए मेरे वतन के लोगों जैसे गीतों से राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन जाना। और छठा, उनकी शाश्वत विरासत, उनकी आवाज का अमर माना जाना जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। ये सब देखते हुए स्रोत लता मंगेशकर को सिर्फ एक पार्श्व गायिका के तौर पर नहीं देख रहा है, नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धरोहर के रूप में पेश कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। उनका प्रभाव संगीत और सिनेमा की सीमाओं से कहीं ज्यादा फैला हुआ है। और ये बात भी दिलचस्प है कि एक संक्षिप्त वीडियो स्क्रिप्ट का सारांश भी इन सभी पहलुओं को छूने की कोशिश करता है। हाँ, ये दिखाता है कि लता मंगेशकर की कहानी कितनी बहुआयामी है। मतलब हर बिंदु अपने आप में एक पूरी चर्चा का विषय हो सकता है। सही कहा आपने। तो इस चर्चा के अंत में स्रोत हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है, भारत की शाश्वत आवाज। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। और यहीं पे हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ सकते हैं। क्या? कि स्रोत का ये कहना कि एक आवाज शाश्वत हो सकती है, ये हमें किस दिशा में सोचने को कहता है? कैसे कोई एक इंसान की आवाज, जो असल में तो सिर्फ ध्वनि तरंगे हैं, हाँ, फिजिकली तो वही है, वो समय और मृत्यु से परे जाकर किसी राष्ट्र की पहचान, उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाती है? क्या ये सिर्फ कला की शक्ति है, या उस आवाज का पीढ़ियों के साथ जो रिश्ता बना, उसका जादू है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या वो शाश्वतता आवाज की तकनीकी परफेक्शन में है, या उन भावनाओं की सच्चाई में है जिन्हें वो आवाज देती है, या फिर उस कल्चरल मेमोरी में है जो हम उस आवाज के साथ जोड़ते हैं? शायद इन सबका कुछ मिश्रण ही होगा। शायद, जो किसी आवाज को कालजयी बनाता है। संभवतः ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है शायद, लेकिन इस पर सोचना लता मंगेशकर की विरासत को सही मायने में समझने की कोशिश हो सकती है। तो लता मंगेशकर की इसी शाश्वत आवाज और उनकी विरासत पर सोचने के लिए आपको आमंत्रित करते हुए आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।